हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड हमारी होती है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं और आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच जाए जो कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं और उनका कंसेप्ट और बूस्ट हो जाए। जो कि क्लास हमारी होती है फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट, इंक्लूडिंग थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू। तो बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था सर्चिंग। जी हाँ, सर्चिंग का एमसीक्यू हमारा पिछले क्लास में कंप्लीट हो चुका था और साथ ही साथ उसके पहले क्लास में हमारा थ्योरी हो चुका था। तो अगर आपका दोनों वीडियो छूट गया है या फिर दोनों में से कोई वीडियो छूटा है आपका, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोनों का सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट प्रॉपर किया हुआ है, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट को तो ठीक है। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे, यानी कि आज हमारा जो होगा वो थ्योरी क्लास होगा अंडरस्टैंडिंग डेटा। जो चैप्टर 7 है वो है अंडरस्टैंडिंग डेटा, इसको लेकर आज हमारा थ्योरी क्लास होने वाला है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले पूरा सेशन देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा है, ठीक है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंडिंग डेटा की। तो जो ये टर्म है डेटा, ये आपने बिल्कुल सुना होगा, एकदम निश्चित तौर पे सुना होगा। जहाँ पे आप यूज भी करते हैं डेटा को, एज अ मूवी यूज करते हैं, फाइल हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, कुछ भी, सारा कुछ क्या है, डेटा है, जो कि आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इसी का इन डेप्थ डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें दी गई है कि डेटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन इज नॉट अ नॉलेज, नॉलेज इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट विजडम। और ये बात कही गई है गैरी स्क्यूबर्ट के द्वारा। और ये गैरी स्क्यूबर्ट कौन है? तो ये है सीनियर डायरेक्टर वॉलमार्ट के, सीनियर डायरेक्टर, कहाँ, वॉलमार्ट, ठीक है। वॉलमार्ट तो आपने सुना ही होगा, तो उसी वॉलमार्ट के ये सीनियर डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कुछ नॉलेज की, जो कि यहाँ पे बॉक्स में हर चैप्टर में दिया रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि इस चैप्टर में पढ़ना हमें क्या क्या है इन दिस चैप्टर। तो इसमें हमें पढ़ना है डेटा का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू डेटा जिसको बोलेंगे, डेटा कलेक्शन के बारे में, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और स्टेटिस्टिकल टेक्निक फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इतने टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा। डेटा बेसिकली होता क्या है और उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाइल चूजिंग अ कॉलेज फॉर गेटिंग एडमिशन वन लुक्स अ प्लेसमेंट डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ दैट कॉलेज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ फैकल्टी मेंबर, लेबोरेटरी एंड हॉस्टल फैसिलिटीज, फीस ईटीसी। देखिए, आप अगर बीटेक किए हो या फिर उससे पहले कोई भी आप डिग्री धारण किए हो, तो आप उसके लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे। अगर आप एडमिशन जिस समय लिए होंगे तो इस समय ये तो पक्का होगा कि आप जरूर उस कॉलेज के डेटा को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में प्लेसमेंट कैसा गया, क्योंकि इवेंचुअली क्या है, लोग प्लेसमेंट के लिए ही तो पढ़ाई कर रहे हैं। प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर के डेटा को देखेंगे कि ये कॉलेज कितना प्लेसमेंट दे रही है। और क्या देखेंगे कि उसमें जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, वो सही से हमें पढ़ा पाएंगे कि नहीं, या फिर हम ही उनको पढ़ा देंगे, ये आप देखेंगे। फिर उसमें का लेबोरेटरी कैसा है, कि ऑब्वियस सी बात है कि लैब जो है वो एक मायने रखता है। और हॉस्टल फैसिलिटी, क्योंकि आपको तो रहना पड़ेगा हॉस्टल में, तो देखेंगे ना आपकी कितना साफ सुथरा है, खाना वाना कैसा दे रहा है। तो ये सब क्या है, एक तरह से आप डेटा गैदर करेंगे उस कॉलेज के बारे में, ठीक है। So we can say that identification of a college is based on various data and their analysis, जैसा कि हमने आपको बताया है। Government systematically collect and record data about population through a process called census. Census मतलब जनगणना। हर 10 साल पे गवर्नमेंट क्या करती है, जनगणना कराती है, देखती है कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, घटता तो नहीं है, बढ़ा कितना है। तो वो क्या है, एक तरह से डेटा वो कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट आपके बारे में, यानी कि ओवरऑल जनगणना का, ठीक है। अब होता क्या है कि सेंसस क्या होता है उसमें, तो सेंसस कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। सेंसस में क्या होता है, जो सेंसस डेटा होता है, जनगणना का डेटा होता है, उसमें कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होता है जो कि कहाँ हेल्पफुल होता है, इस प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। देखिए, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज लाती है, जैसे अब पॉपुलेशन बढ़ गया है, ठीक है, तो उसको रिलेटेड कुछ पॉलिसी लाएगी
तो वो डेटा के हिसाब से ही ना कोई पॉलिसी लाएगी। जब तक गवर्नमेंट के पास डेटा प्रॉपर नहीं रहेगा तब तक उसको पॉलिसी लाने में दिक्कत होगा। तो गवर्नमेंट के पास इस तरह के डेटा होने जरूरी है, सेंसस का डेटा, ताकि वो सही से पॉलिसी ला सके मार्केट में। ठीक है। Likewise, the coaching staff of a support team analysis previous performance of opponent teams for making a strategy। जैसे मान लीजिए कि आप खेल रहे हैं, ठीक है, और मतलब कि कोई अच्छा लेवल का मैच खेल रहे हैं और आपके पास कोई कोच है, ठीक है, तो वो कोच क्या करेगा कि सामने वाला जो ओपोनेंट है, ठीक है, जो सामने वाला जिसके खिलाफ आप मैच खेलने जा रहे हैं, उसका तो डेटा निकालेगा कि कितना जबरदस्त प्लेयर है ये, उसको डिफेंड कर पाएगा कि नहीं हमारा प्लेयर, ये सब तो देखेगा ना वो। तो कोच क्या करता है, वो सब चीज को एनालाइज करता है। ठीक है। स्पोर्ट्स टीम ऑफ ओपोनेंट टीम, ठीक है। बैंक मेंटेन डेटा अबाउट कस्टमर। अब बैंक में कोई खाता खुलवाते हैं, ठीक है, बैंक में आप कोई खाता खुलवाते हैं तो उसमें क्या करता है, आपसे डिटेल्स लेता है बैंक वाला। जैसे आप कस्टमर है तो आपके बारे में क्या करेगा, कुछ डिटेल्स लेगा। अकाउंट डिटेल्स हो गया, ट्रांजैक्शन का डिटेल्स है, ये हो गया अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी खुल चुका है तब। लेकिन जब आप अकाउंट खुलवाएंगे उसमें सब कुछ लेता है ना, कि फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आधार, पैन वगैरह ये सब लेता है। तो क्या है, एक तरह से वो बैंक वाला अपने पास आपका डेटा कलेक्ट करके रखना चाह रहा है। ठीक है। ताकि फ्यूचर में कुछ अगर वैसा हो, आप कुछ कंप्लेंट डालें तो आपको वो निकाल कर दे कि हाँ हमारे डेटाबेस में ये कस्टमर एग्जिस्ट है और इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। ऑल दीज एग्जाम्पल्स हाईलाइट द नीड ऑफ डेटा इन वेरियस फील्ड। जैसा कि आपने देखा कि हमने सबसे पहले बात की हॉस्टल के बारे में, फिर बात की सेंसस के बारे में, फिर बात की ओपोनेंट टीम में कैसे डिफेंड करना है इसके बारे में, कोचिंग स्टाफ के बारे में, फिर बात की बैंक के बारे में। तो ये सब वेरियस डेटा है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, हाईलाइट हो रहा है। ठीक है। डेटा आर इंडीड क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग। और ओवरऑल आपको ये पता लग गया होगा कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, क्लियर है बात। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वन कांट मेक डिसीजन बाय लुकिंग द डेटा इटसेल्फ। देखिए जो हमने अभी तक एग्जाम्पल अभी तक देखा है उसमें हमने क्या देखा कि बिना डेटा के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है। इन आवर एग्जाम्पल ऑफ चूजिंग अ कॉलेज, जैसे मैंने बताया कॉलेज के एग्जाम्पल में, सपोज द प्लेसमेंट सेल ऑफ कॉलेज हैज मेंटेन्ड डेटा ऑफ अबाउट 2000 स्टूडेंट प्लेस्ड विद डिफरेंट कंपनीज एट डिफरेंट सैलरी पैकेजेस इन लास्ट 3 years। तो 3 साल का पहले का आप डेटा देखेंगे 2000 स्टूडेंट्स के बारे में, जैसे कॉलेज मेंटेन करके रखे हुए हैं। ठीक है, कि ये हमारा 2000 स्टूडेंट्स का लिस्ट है, पिछले 3 साल का है, इस स्टूडेंट का इस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। वो आपको शो कर देगा कॉलेज वाला कि हमारे यहाँ इतना अच्छा पढ़ाई होता है, इतना अच्छा प्रैक्टिकल है, इतना अच्छा जो भी ओवरऑल पढ़ाई होता है, सब कुछ फैसिलिटी है। ठीक है। तो वो सारा क्या करता है कॉलेज वाला, अपने पास रखता है। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, कोई नया स्टूडेंट एडमिशन लेने जाएगा तो उसको दिखाएगा ताकि आप अट्रैक्ट हो, आपको अच्छा लगे, है कि नहीं। लुकिंग एट सच डेटा वन कांट मेक एनी रिमार्क अबाउट प्लेसमेंट ऑफ ए स्टूडेंट दैट ऑफ कॉलेज। ठीक है। अगर आप डेटा को नहीं देखेंगे तो फिर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि प्लेसमेंट का रिकॉर्ड कैसा है, तो फिर आपको एडमिशन लेने में तकलीफ होगा, है कि नहीं। द कॉलेज प्रोसेसेस एंड एनालाइजेस दिस डेटा एंड रिजल्ट्स आर गिवन इन प्लेसमेंट ब्रोचर ऑफ द कॉलेज थ्रू समराइजेशन एज वेल एज द विजुअल फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो उस केस में क्या है कि आपको एक ब्रोचर दिखाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि अच्छे अच्छे पिक्चर्स उस पे होते हैं, पूरा समरी लिखा हुआ रहता है उसमें कि कितना प्लेसमेंट गया है, कितना स्टूडेंट्स बैठा है, किस कंपनी में कौन गया है, सब कुछ लिखा रहता है। तो वो आपको एक ब्रोचर प्रोवाइड करते हैं जिसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई होती है उस कॉलेज के बारे में। ठीक है। Hence, data need to be gathered, processed and analyzed for making decision। इसलिए किसी डिसीजन को लेने के लिए डेटा को गैदर करना, प्रोसेस करना और एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। ठीक है। इन जनरल डेटा क्या होता है, तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ सम सिचुएशन और वेरिएबल्स। देखिए डेटा बेसिकली क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है, नंबर होता है और कुछ अदर सिंबल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ सम सिचुएशन। कुछ सिचुएशंस की वैल्यू को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और डेटा क्या है, तो डेटा प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है। जो डेटा आप सुनते हैं बेसिकली वो क्या होता है, वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो इसका सिंगुलर क्या होता है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि इसका सिंगुलर होता है डेटम, DATUM। डेटम इसका क्या होता है, सिंगुलर होता है, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद है कि द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को ICT शॉर्ट में बोलते हैं, रिवॉल्यूशन लेड बाय कंप्यूटर, मोबाइल एंड इंटरनेट हैज रिजल्टेड इन जनरेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड एट वेरी फास्ट पेस। देखिए
जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका जो रिवॉल्यूशन है वो किसके द्वारा लेड किया गया है? कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा। जिसके रिजल्ट में क्या है कि अभी के डेट में आप देखते हैं कि जो डेटा का बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होता है, बहुत फास्ट स्पीड में कुछ जनरेट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ सुपर फास्ट स्पीड में होता है। वो किस उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कहता है अगला पॉइंट कि द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स सम एग्जांपल ऑफ डेटा वी ऑफन कम अक्रॉस। कुछ डेटा का एग्जांपल दिया हुआ है जो कि हम आमतौर पे देखते हैं और यूज भी किया करते हैं। जैसे पहला है आपका नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब यूज करते हैं हम लोग। अगला है ट्रांजैक्शन डेटा जनरेटेड थ्रू बैंकिंग, टिकटिंग, शॉपिंग, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफलाइन गए बैंक में कुछ पैसा जमा करने, तो आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। बैंक वाले आपको कुछ रिसिप्ट वगैरह देंगे कि हाँ इतना का आपने पैसा जमा किया है, ये लीजिए आपका रिसिप्ट है। आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो आइदर फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, या फिर किसी भी वेबसाइट से आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप ऑनलाइन पेमेंट आप करेंगे उसका। अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो उसका भी क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन डेटा क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। अगला है इमेजेस, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। जो क्या है, इमेज, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये सब भी क्या होता है, डेटा के फॉर्म में ही आता है। डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेजेस, ये भी है। ऑनलाइन पोस्ट, कमेंट्स एंड मैसेजेस, जो आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं, जो स्नैपचैट पे आप फोटो भेज रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप कुछ फोटो अपलोड कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं आप कहीं भी व्हाट्सएप पे, तो ये सब क्या है, एक तरह का सब डेटा है, ठीक है। सब क्या है, ये डेटा ही तो है। सिग्नल जनरेटेड बाय सेंसर, सेंसर कोई सिग्नल जनरेट कर रहा है, वो भी डेटा है। सैटेलाइट डेटा इंक्लूडिंग मेट्रोलॉजिकल डेटा, कम्युनिकेशन डेटा, अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा, ईटीसी, ये सब क्या है, सब डेटा में आता है, वो चाहे सैटेलाइट डेटा ही क्यों ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा की, कि डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इसके बारे में। तो ह्यूमन बींग्स रिलाई ऑन डेटा फॉर मेकिंग डिसीजन। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डेटा पे क्या करते हैं, रिलाई करते हैं, फिर निर्भर होते हैं, ठीक है, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लियर है। व्हेन वन विड्रॉज मनी फ्रॉम एटीएम, जब कोई भी पैसा निकालता है इंसान एटीएम से, तो द बैंक नीड्स टू डेबिट द विड्रॉन अमाउंट फ्रॉम द लिंक्ड अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है कि पैसा जो है सो आपका बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप पैसा निकालेंगे अपने अकाउंट से तो क्या होगा, वहां पे जो शो होगा उसमें क्या होगा, पैसा डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो द बैंक नीड्स टू मेंटेन डेटा एंड अपडेट इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे जरूरत पड़ता है बैंक को, उसके हिसाब से वो डेटा अपडेट करता है बैंक। द मेट्रोलॉजिकल ऑफिस कंटिन्यूअसली कीप ऑन मॉनिटरिंग सैटेलाइट डेटा फॉर एनी अपकमिंग साइक्लोन और हेवी रेन। जैसे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, तो उसका जो ऑफिस है उसमें वो मॉनिटर करते रहता है सैटेलाइट डेटा को, कोई भी साइक्लोन या फिर जो हेवी रेन है वो आने वाला रहेगा उसके लिए। क्लियर है। The dynamic pricing concept used by airlines and railways is another example where they decide the price based on relationship between demand and supply। देखिए यहाँ पे बात हो रही है डिमांड एंड सप्लाई की, जिसमें क्या है कि जो डायनेमिक प्राइसिंग का कंसेप्ट है जो कि यूज करता है एयरलाइंस हो गया, रेलवे हो गया, देखते होंगे आप कि तुरंत दिखा रहा है कुछ प्राइस, तुरंत दिखा रहा है कुछ और प्राइस, ऐसा होता रहता है, मतलब प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते रहता है। तो ये भी एक एग्जांपल होता है जहां पे वो डिसाइड कर पाते हैं क्या, द प्राइस बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यही बात करते हैं। तो द कैब बुकिंग ऐप जो होता है आपका, कैब बुकिंग ऐप जो ओला हो गया, उबर हो गया, ये सब इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड फॉर कैब। वो कैब के डिमांड के हिसाब से और कुछ खास समय के हिसाब से भी अपने प्राइस पे इंक्रीज डिक्रीज वो होते रहता है। सर्टेन रेस्टोरेंट्स ऑफर डिस्काउंटेड प्राइस कॉल्ड हैप्पी आवर्स। जब देखते हैं रेस्टोरेंट वाले कि उनके पास कस्टमर थोड़ा कम है, ठीक है, तो उस किस्म में क्या करते हैं कि वो हैप्पी आवर्स करके वहां पे कुछ खाने पे डिस्काउंट लगा देते हैं, ऐसा होता है। They decide when and how much discount to offer by analyzing sale data at different time period। उसके बाद क्या है कि डिस्काउंट देने के बाद वो एनालाइज करते हैं कि हमारा सेल कितना हो रहा है, सेल बढ़ा है या नहीं, ये सब वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। डेटा आर ऑल्सो स्टोर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो डेटा है उसको स्टोर किया जाता है और एनालाइज किया जाता है डिसीजन मेक करने के लिए।
कुछ पॉइंट्स है उससे रिलेटेड, आइए उस पर बात करते हैं। जो पहला पॉइंट है वह कहता है कि द ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वोट कास्ट, ये तो पता ही है आपको। सबसिक्वेंटली द वोटिंग डेटा फ्रॉम ऑल द मशीन्स एक्यूमुलेटेड टू डिक्लेयर इलेक्शन रिजल्ट इन शॉर्ट टाइम। देखिए इससे फायदा क्या होता है ईवीएम से कि जो उसका वोटिंग डेटा है, ठीक है, उससे क्या है कि बहुत जल्दी काम होता है, जो इलेक्शन का जो प्रक्रिया होता है रिजल्ट निकालने का, तो उससे काफी फास्ट होता है, बहुत कम समय में रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है एज कंपेयर टू मैनुअल काउंटिंग ऑफ बैलेट पेपर, जो पहले किया जाता था मैनुअल काउंटिंग उसके मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइंटिस्ट्स रिकॉर्ड डेटा व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट एंड कंपेयर रिजल्ट। जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी डेटा को रिकॉर्ड करते हैं इस समय जब एक्सपेरिमेंट वो करते रहते हैं टू कैलकुलेट एंड कंपेयर रिजल्ट। फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिकॉर्ड डेटा while trying out a new medicine to see its effectiveness। कोई भी दवा बनाने वाली कंपनी है वो भी कुछ डेटा अपने पास रखती है, किसके लिए, अगर कोई भी नया दवा वो मार्केट में लॉन्च कर रही है, मार्केट में उतरा वो दवा, और वो पेशेंट पे कितना असरदार है ये चेक करने के लिए वो भी डेटा रखती है कि जो हम मार्केट में नया सामान उतार रहे हैं यानी कि दवा के सेंस में, वो कितना काम कर रहा है, कितना फायदा पहुंचा रहा है पेशेंट को। लाइब्रेरीज मेंटेन डेटा अबाउट बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड मेंबरशिप ऑफ लाइब्रेरी। अगर आप लाइब्रेरी का यूज करते हैं तो आपको ये पता होगा कि वहां भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि अगर आप कहीं से बुक ले लिए, आप लाइब्रेरी में किसी जगह से बुक ले लिए, लाइब्रेरियन को बताकर ही, यानी कि अलग अलग सेल्फ रखा हुआ है उसमें से आप बुक निकाल लिए, या फिर जो मेंबरशिप है लाइब्रेरी का वो रिन्यू कराना है या फिर उसका खत्म हो गया है, वो सब के बारे में, तो इसके लिए भी जो लाइब्रेरियन है वो डेटा मेंटेन करते हैं। फिर the search engine gives us result after analyzing large volume of data available on website across www। आप गूगल पे ही कुछ सर्च करते हैं तो जैसे ही आप कोई कीवर्ड टाइप करते हैं इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ भी क्या है कि गूगल के पास काफी डेटा होता है, उस डेटा में एनालाइज करता है और आपको रिजल्ट वो शो करता है। वेदर अलर्ट्स आर जनरेटेड बाय एनालाइजिंग डेटा रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सैटेलाइट। और तो वेदर अलर्ट है, आप देखते हैं ना कि आज इतना तूफान होने वाला है, आज यहाँ पे बिजली चमकेगी, आज बारिश होगा, तो वो कहाँ से जनरेट होता है, वो भी अलग अलग सैटेलाइट से जो रिसीव किया हुआ डेटा रहता है उसको एनालाइज करके फिर बताया जाता है। क्लियर है ये बात? आई थिंक इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो फिर मूव करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा पे। टाइप्स ऑफ डेटा जिसमें कहा गया है कि टू ब्रॉड कैटेगरीज इन व्हिच डेटा कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेट। दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है स्ट्रक्चर्ड डेटा। पहला क्या है? स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें क्या है कि डेटा व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। देखिए जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो क्या होता है, वो ऐसा डेटा होता है जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और उसको जो रिकॉर्ड किया जाता है वो वेल डिफाइंड फॉर्मेट में किया जाता है, वो होता है आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा। इट इज यूजुअली स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन अ टेबुलर format where each column represents different data for particular parameter called attribute or characteristics or variable and each row represents data of an observation for different attributes। देखिए स्ट्रक्चर डेटा में क्या है कि ये स्टोर कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर में किया जाता है, उसमें टेबुलर फॉर्मेट में। टेबुलर करने का क्या मतलब है, रो और कॉलम फॉर्मेट में, रो कॉलम फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, जहां पे हर एक कॉलम है वो अलग अलग डेटा का पार्टिकुलर पैरामीटर बताता है, जिसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या वेरिएबल कुछ भी बोल सकते हैं। और जो हर एक रो है वो क्या बताता है, रिप्रेजेंट डेटा ऑफ एन ऑब्जर्वेशन फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट। जो डेटा ऑब्जर्वेशन का जो डेटा है अलग अलग एट्रीब्यूट्स के लिए वो। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्ड डेटा दिया हुआ है किचन आइटम के लिए, एक दुकान में किचन आइटम के लिए दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ जो मॉडल नंबर है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे देखिए एबीसी है, एबीसी है, एबीसी है, तो अगर एबीसी सेम है तो 1 2 3 है, फिर ए के बाद जी आ गया, फिर GH67, GH78, फिर GH81, तो जी के बाद एन आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो मॉडल है, इसका अरेंजमेंट है वो सीरियली किया हुआ है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है। फिर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नेम डाला गया है, फिर यूनिट प्राइस डाला गया है, फिर कितना डिस्काउंट परसेंटेज है और आइटम कितना बचा हुआ इन्वेंट्री में सो। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है किचन आइटम्स के लिए। क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए।
तो क्या कहता है ये कि द ऑनर ऑफ सोप कैन ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम इन द इन्वेंट्री बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ कॉलम 3 विथ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ कॉलम 5 एंड फाइंडिंग देयर सम। देखिए जो दुकान का ऑनर रहेगा वो क्या करेगा, टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सारे आइटम्स का क्या करेगा कि मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ कॉलम 3 विथ कॉलम 5, यानी कि कॉलम 3 के एंट्री को कॉलम 5 से वो कर देगा तो इसका काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉलम 3 आपका ये है और कॉलम 5 ये है, ये दोनों को जैसे ही वो मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, उसका निकल जाएगा कितना सामान इसके पास है, कितना पैसा इसको आने वाला है, जो भी हिसाब है उसको मिल जाएगा। क्लियर है। अगला है कि एट्रीब्यूट मेंटेन्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए जो एट्रीब्यूट है वो है। देखिए जैसे देखिए एंटिटी एक्टिविटी में पहला क्या है, बुक्स एट द शॉप। अब डेटा फील्ड और पैरामीटर्स में क्या हो जाएगा, उसका बुक का टाइटल हो जाएगा, ऑथर हो जाएगा, कौन लिखा है, प्राइस हो जाएगा और ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो जाएगा। दूसरा एंटिटी है आपका कि डिपॉजिटिंग फीस इन स्कूल में क्या क्या हो जाएगा, जैसे स्कूल में आप फीस जमा करने जाएंगे तो वो क्या क्या चेक करेगा आपसे फीस जमा कराने वाला, पहले देखा कि किस नाम के स्टूडेंट है, कौन से क्लास में, क्या रोल नंबर है, क्या अमाउंट आप जमा कर रहे हैं और किस डेट को आप डिपॉजिट कर रहे हैं। तीसरा है आपका कि अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एटीएम, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या चेक किया जाएगा डेटा रिकॉर्ड से, तो अकाउंट होल्डर नेम का चेक किया जाएगा, अकाउंट नंबर क्या है, कौन सा टाइप का अकाउंट है, सेविंग है, करंट है, किस डेट को विड्रॉल हो रहा है, कितना अमाउंट विड्रॉल हो रहा है, एटीएम का आईडी क्या है और टाइम ऑफ विड्रॉल क्या है। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है दूसरा टाइप जो कि है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें कहा गया है कि न्यूज़पेपर कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ न्यूज आइटम्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड डेटा। देखिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ न्यूज दे देता है, वैसा तो नहीं है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कि हाँ यही न्यूज देगा डेली, यही न्यूज देगा, ऐसा तो नहीं है, उसका चेंज होते रहता है न्यूज उसका। तो वही कहा गया है कि बट देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न दैट अ न्यूज़पेपर फॉलोज इन प्लेसिंग न्यूज आर्टिकल। कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं रहता है न्यूज़पेपर के पास आर्टिकल को प्लेस करने का। वन डे देयर माइट बी 3 इमेजेस ऑफ डिफरेंट साइज ऑन पेज, यही सब बात लिखी हुई है कि किसी दिन 5 इमेज डाल दिया, उसी जगह पे किसी ने ऐड का 3 इमेज डाल दिया, ये सब बात यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, सो देयर इज नो पार्टिकुलर फॉर्मेट नॉर एनी फिक्स्ड स्ट्रक्चर फॉर प्रिंटिंग न्यूज। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज द कंटेंट ऑफ ईमेल। दूसरा एग्जाम्पल किसका है, अनस्ट्रक्चर्ड का, क्या, कंटेंट ऑफ ईमेल। आप कोई ईमेल लिखते हैं या फिर कोई ईमेल रिसीव करते हैं तो उसको पढ़ते हैं, तो देखिए उसमें होता क्या है कि देयर इज नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर, उसका भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता फिक्स ईमेल का, अबाउट हाउ मेनी लाइन्स और पैराग्राफ वन हैज टू राइट इन एन ईमेल एंड हाउ मेनी फाइल्स टू बी अटैच इन ईमेल। अब इस चीज का कोई फिक्सेशन नहीं होता है कि कितना लाइन का आप ईमेल लिख रहे हैं या फिर कितना फाइल उसके साथ अटैच कर रहे हैं, कितना अटैचमेंट उसके साथ डाल रहे हैं, इसका कोई फिक्सेशन नहीं होता है, इसलिए ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के कैटेगरी में आता है। तो समरी से क्या है कि डेटा व्हिच आर नॉट इन ट्रेडिशनल रो एंड कॉलम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जो स्ट्रक्चर्ड था उसमें क्या था, प्रॉपर रो और कॉलम मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन अनस्ट्रक्चर के केस में क्या है कि कोई प्रॉपर रो एंड कॉलम में नहीं होता है। क्लियर है बात, समझने में कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, एकदम हम तोड़ तोड़ के आपको एक लाइन समझा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड, वेब पेज होता है उसमें कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एज वेल एज मल्टीमीडिया कंटेंट, जिसमें मल्टीमीडिया में क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, ग्राफिक्स हो जाएगा, ऑडियो वीडियो हो जाएगा। ये बात हो गई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें वेब पेज में होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गया आपके पास, कुछ बिजनेस रिपोर्ट्स हो गया, बुक्स हो गया, ऑडियो वीडियो फाइल्स हो गया, सोशल मीडिया मैसेजेस हो गया, ये सब किसमें आता है, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में होता है। Although there are ways to process unstructured data, we are going to focus on handling structured data only in this book। देखिए ये क्या होता है, तो unstructured data are sometimes described with the help of some data called metadata। देखिए किसी किसी केस में क्या होता है कि जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है किसी दूसरे डेटा के हेल्प लेकर, जिसको क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, तो डेटा अबाउट डेटा, सिंपली मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, सिंपल इज दैट। फॉर एग्जाम्पल वी डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईमेल एज सब्जेक्ट। ईमेल में क्या क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होगा, रिसिपिएंट होगा, जो मेन बॉडी उसका होगा और अगर रिक्वायरमेंट है तो अटैचमेंट भी होगा। ठीक है, दीज आर द मेटा डेटा फॉर ईमेल डेटा। और ये सब जो आप दिख रहे हैं सब्जेक्ट, रिसिपिएंट, मेन बॉडी, अटैचमेंट, ये सब क्या है, ईमेल के लिए मेटा डेटा है। क्लियर है,
Likewise, we can have some metadata for an image file. इमेज फाइल के लिए भी मेटा डेटा हो सकता है, जो कि इमेज साइज क्या होता है, या तो केबी में होगा नहीं तो एमबी में होगा, जीबी में तो इमेज नहीं ही जाता है। इमेज टाइप फॉर एग्जांपल जेपीईजी, पीएनजी, ये सब का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, ये सब फुल फॉर्म भी लास्ट में आपको करवाएंगे। जेपीईजी का क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और पीएनजी का क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आप लिख लेंगे अपने कॉपी में, फिर ये डिपेंड करता है कि इस पे इमेज रिजोल्यूशन भी इसी में हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर्ड प्लस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। तो फिर हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है डेटा कलेक्शन। अगला टॉपिक क्या है हमारा, डेटा का कलेक्शन। इसमें क्या है कि फॉर प्रोसेसिंग डेटा वी नीड टू कलेक्ट और गैदर डेटा फर्स्ट। अब डेटा को प्रोसेस करने के लिए डेटा तो होना चाहिए ना, अगर डेटा ही नहीं रहेगा तो प्रोसेस कैसे होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो डेटा कलेक्शन हेयर मींस आइडेंटिफाइंग ऑलरेडी अवेलेबल डेटा और कलेक्टिंग फ्रॉम द एप्रोप्रिएट सोर्सेस। देखिए, डेटा कलेक्शन कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि आइडेंटिफाइंग ऑलरेडी अवेलेबल डेटा, आपके पास पहले से ही कुछ डेटा अवेलेबल है, उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या फिर कलेक्ट कर रहे हैं किसी सही सोर्स से, किसी एप्रोप्रिएट, किसी उचित सोर्स से। ठीक है, सपोज देयर आर 3 डिफरेंट सिनारियोज वेयर सेल डेटा इन अ ग्रोसरी स्टोर अवेलेबल। यहाँ पे कुछ सिनारियो दिया हुआ है, किसके लिए, ग्रोसरी स्टोर के लिए, सेल डेटा को लेकर। पहला पॉइंट है कि सेल डेटा आर अवेलेबल विथ शॉपकीपर इन अ डायरी और रजिस्टर। जो दुकानदार होता है, सिंपली अगर किराना दुकान वाला की बात कर रहे हैं तो वो सिंपली एक रजिस्टर मेंटेन करता है। बहुत कम ही, मतलब जो ज्यादा बड़ा दुकानदार होता है वो रखता है अभी के डेट में, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लेकिन अभी भी आप देखेंगे थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पे वो लोग रजिस्टर ही मेंटेन करता है कि किसको कितना उधारी दे रहे हैं, किससे कितना जमा कर दिया, कौन कितना उधार, कौन कितना सामान ले गया, कितना हम दिन भर बेचे, हर कुछ रिकॉर्ड वो रखता है। तो इस केस में क्या है कि वी शुड इंटर द डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल इन स्प्रेडशीट। और यही जो रजिस्टर के केस है, मैंने आपको भी बताया कि जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंप्यूटर का यूज करते हैं, यानी लैपटॉप का यूज करते हैं। तो उसमें क्या है, वो सिंपल यूज करेंगे, वो सिंपली एक्सेल यूज करेंगे हर डिटेल्स डालने के लिए, इसमें स्प्रेडशीट। ठीक है, अगला पॉइंट है कि डेटा आर ऑलरेडी अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट से इन सीएसवी, और सीएसवी जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है वो एक्सेल में ही होता है। क्लियर है, the shopkeeper has so far not recorded any data in either form but want to get a software developed for maintaining sales and account। देखिए, ये किसी किसी केस में क्या होता है ना कि शॉपकीपर जो है कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं रखना चाहता है, कोई डेटा मेंटेन नहीं करना चाहता, लेकिन वो ये चाहता है कि उसके पास एक सॉफ्टवेयर हो, उसके हिसाब से वो कस्टमाइज हो डेटा और अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। कोई भी सामान सेल हुआ, जो भी उसका दिन भर में सेल हुआ, पूरा महीना का सेल, साल भर का सेल, सब कुछ वो चाहता है कि हम एक सॉफ्टवेयर के हेल्प से ही सब कुछ करें। क्लियर है, द सॉफ्टवेयर मे बी डेवलप्ड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन। इस केस में जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होगा वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होगा, पाइथन से होगा। व्हिच कैन बी यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल, जिसका यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए और डेटा को रिट्रीव करने के लिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल से, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। जैसे कि क्या हो जाएगा, माई एसक्यूएल, जो कि हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 में एसक्यूएल को पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। वहां पे लिखा हुआ है कि विच विल बी डिस्कस्ड फर्दर, आगे के चैप्टर्स में इसमें पढ़ना ही है हमें। क्लियर है बात। अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा आर कंटिन्यूअसली बीइंग जनरेटेड एट डिफरेंट सोर्सेस। इस केस में क्या होता है कि डेटा है ना वो कंटिन्यूअसली जनरेट होते ही रहता है अलग अलग सोर्सेस से। शॉपिंग मॉल्स आर कलेक्टिंग डेटा अबाउट आइटम बीइंग परचेस्ड बाय पीपल। अब शॉपिंग मॉल की बात कर रहे हैं, तो शॉपिंग मॉल में भी क्या होता है, आप जाते हैं, कुछ सामान ले लिए, बिलिंग करवाने गए, तो वहां पे वो बारकोड को स्कैन करता है। इससे क्या होता है कि उसके सिस्टम में सब कुछ डिस्प्ले कर जाता है। क्यों, क्योंकि सब कुछ वो ऑलरेडी फीड किया हुआ रहता है उस प्रोडक्ट के बारे में। तो वो भी डेटा कलेक्ट करते हैं कौन, शॉपिंग मॉल वाले। On analyzing such data, suppose it appears at bedsit and groceries are frequently bought together। अब देखिए, अब उसमें क्या होता है कि शॉपिंग मॉल वाले ही क्या कर रहे हैं कि वो एनालाइज कर पा रहे हैं कि उसका बेडशीट बहुत बिक रहा है, ग्रोसरी बहुत बिक रहा है, दोनों साथ में बहुत बिक रहा है। ठीक है, hence the shop owner may decide to display bedsheet near grocery section in a mall to increase the sale। सिंपली बात है, सिंपल सा बात है, जो दिखता है वो बिकता है। पहले क्या किया कि शॉपकीपर एनालाइज किया कि बेडशीट और ग्रोसरी का सेल बहुत बढ़ चुका है, तो अब वो क्या कर रहा है कि बेडशीट को सामने डिस्प्ले कर रहा है।
इसलिए ना बोलते हैं कि जो दिखता है सो बिकता है, लोगों को दिखेगा, उस पर नजर पड़ेगी, लोग खरीदेंगे। दैट्स इट। Likewise, a political analyst may look at the data contained in the post and message at social media platform and analyze to see public opinion before an election. जैसे कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, डेटा देखता है, कोई भी डेटा है कहीं से सोशल मीडिया से वो गैदर कर रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ मैसेज कर रहा है, उससे क्या होता है कि वो एनालाइज कर पा रहा है कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, वो भी इलेक्शन से पहले, बाद में नहीं, बाद में क्या करेगा करके। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गए, वो क्या है, आर कलेक्टिंग डेटा रिलेटेड टू वेरियस इकोनॉमिक पैरामीटर, वो सब भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो काम है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक पैरामीटर का अलग अलग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग देशों से, फॉर मेकिंग इकोनॉमिक फॉरकास्ट। तब ना बताएंगे कि हाँ आगे क्या आने वाला है, कब आपका रिसेशन आने वाला है, ठीक है, कब आपका इन्फ्लेशन आने वाला है, ये सब इसी बेसिस पे होगा ना, है कि नहीं। क्लियर है बात। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं आपको डेटा स्टोरेज की। अब किसकी बात करेंगे, डेटा स्टोरेज की। पॉइंट कहता है कि वंस वी गैदर डेटा एंड प्रोसेस देम टू गेट रिजल्ट वी मे नॉट देन सिंपली डिस्कार्ड द डेटा। एक बार अगर हम लोग डेटा को गैदर कर लिए और प्रोसेस कर रहे हैं उसको रिजल्ट के लिए, तो उस केस में क्या है कि आप सिंपली उस डेटा को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, rather we would like to store them for future use as well, और आप चाहेंगे कि वो डेटा को स्टोर करें फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ऐसा तो हो सकता है ना कि जो आपका जो आज का डेटा है वो फ्यूचर में आपको काम दे किसी भी बेसिस पे एनालिसिस करने के लिए, है कि नहीं। तो सिंपली कहा जा रहा है कि डेटा स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा। नाम से क्लियर है, डेटा स्टोरेज यानी कि डेटा को स्टोर करने की बात हो रही है, यानी कि ये कोई एक प्रोसेस है of storing data on storage device so that data can be retrieved later, यानी कि स्टोरेज डिवाइस में सिंपली आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर एक्सेस आप उसको कर सकें, आगे चल के उसको रिट्रीव कर सकें फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। नाउअडेज अभी के डेट में क्या हो रहा है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा आर बीइंग जनरेटेड एट वेरी हाई रेट। अभी के देख रहे हैं कि लोगों के पास कितना सारा स्टोरेज है, कुछ क्लाउड स्टोरेज यूज कर रहे हैं, कुछ एक दो टीबी का हार्ड डिस्क है, एसएसडी, वो सब लेकर यूज कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि जो डेटा जनरेट हो रहा है वो बहुत हाई रेट से जनरेट हो रहा है, और एज अ रिजल्ट क्या है कि डेटा स्टोरेज हैज बिकम चैलेंजिंग टास्क, और ये एक चैलेंजिंग टास्क दिन पर दिन बनते जा रहा है आपका डेटा स्टोरेज। However, the decrease in the cost of digital storage device has helped in simplifying the task। और आजकल आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा स्टोरेज का आप खरीदेंगे, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, तो उतना आपको कम रेट में मिलता है। तो इससे क्या है कि लोगों का और काम आसान हो गया है, उसका टास्क जो है वो और सिंप्लीफाई होते जा रहा है कि नहीं। देयर आर न्यूमेरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल इन मार्केट, जैसे कि क्या है आपका हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, सीडी डीवीडी, अब तो कोई यूज करता नहीं है सीडी डीवीडी, टेप ड्राइव भी अब बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, पेन ड्राइव करते हैं, मेमोरी कार्ड करते हैं। तो ये सब हो गया आपका क्या, स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें क्या करेंगे हम लोग सिंपली कि वी स्टोर डेटा लाइक इमेज स्टोर करेंगे, डॉक्यूमेंट स्टोर करेंगे, ऑडियो वीडियो स्टोर करेंगे इसी में एज फाइल्स इन आवर कंप्यूटर, ठीक है। लाइकवाइज स्कूल हॉस्पिटल डेटा आर स्टोर्ड इन अ डाटा फाइल। स्कूल वाले हो गए, हॉस्पिटल वाले हो गए, वो सब क्या करते हैं कि डेटा को एक फाइल में स्टोर करके रखते हैं। वी यूज कंप्यूटर्स टू ऐड, मॉडिफाई और डिलीट डेटा इन दीज फाइल्स और प्रोसेस दीज डेटा फाइल्स टू गेट रिजल्ट। और हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली जैसे स्टोरेज तो कर दिया, स्टोरेज में हम लोग सब कुछ डेटा को रख दिए, अब डायरेक्ट उसको एक्सेस तो नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो कंप्यूटर के सहारे से हम लोग क्या करेंगे, डेटा में ऐड करेंगे कुछ डेटा को, कुछ उसमें चेंजेस करेंगे, डिलीट करेंगे, यानी सिंपली रीड एंड राइट करेंगे, और क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे उसको, और जो भी रिजल्ट हमें चाहिए वो मिल जाएगा। However, फाइल प्रोसेसिंग है सर्टेन लिमिटेशन। जो फाइल प्रोसेसिंग होती है उसके पास कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, which can be overcome through DBMS, और जिसको निवारण कैसे होगा, DBMS के थ्रू, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। और DBMS का पूरा थ्योरी पार्ट हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर 8 होगा इसी बुक का, ठीक है। तो इसके बारे में जो डिटेल्स है फाइल प्रोसेसिंग का, जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करेंगे हम लोग DBMS से। तो वो DBMS हम लोग जब पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। आई होप कि डेटा स्टोरेज आपको अच्छे से पूरा क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं हम लोग डेटा प्रोसेसिंग पे। डेटा प्रोसेसिंग, इसमें क्या है कि वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग डेटा एज दे होल्ड वैल्यूएबल फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूजफुल इन आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए हम लोग डेटा पे रिलाई करते हैं, डेटा को समझते हैं, और क्या करते हैं, जो डेटा होते हैं वो वैल्यूएबल फैक्ट होल्ड करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल साबित हो सकता है कोई डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लियर है बात। हाउएवर
by looking at the vast or large amount of data one can't arrive at conclusion। अब देखिए कुछ कुछ केस में क्या होता है कभी कभी कि लुकिंग एट वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, कुछ बड़ा डेटा पे आप जस्ट नजर डाल रहे हैं तो कोई इंसान जो है उसमें कि कांट अराइव एट कंक्लूजन, एक क्या है का बड़ा डेटा को देख लिए तो आप डायरेक्ट उससे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। rather data need to be processed to get result and after analyzing those result we make conclusion। अब इसमें क्या होगा, जो डेटा है उसको प्रोसेसिंग होगा उसका रिजल्ट के लिए, तो डेटा प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या होगा उस डेटा को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग अपना डिसीजन निकालेंगे या फिर जो कंक्लूजन होगा वो ड्रॉ करेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है सही से। We find automated data processing in situations like online billing। देखिए कुछ ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग भी होता है जिसमें क्या हो जाएगा, ऑनलाइन बिल आप पेमेंट करते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे सब कुछ कर लिए और जो भी इसका आपका क्या होता है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी आपका इसके रिलेटेड कोई भी डेटा जनरेट हुआ वो सब बैकएंड पे होते रहता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट भी हो जाएगा, बुकिंग टिकट जो आप करते हैं एयरलाइंस हो गया, रेलवेज हो गया, ये सब चीजों का। इलस्ट्रेट्स बेसिक स्टेप्स यूज टू प्रोसेस द डेटा, एक स्टेप दिया हुआ है कि डेटा कैसे कैसे प्रोसेस होता है। सो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, रॉ डेटा है। रॉ डेटा में क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज होता है। फिर डेटा प्रोसेसिंग हुआ, फिर क्या होगा, वो रॉ डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट, टेक्स्ट। ठीक है, अब एक है डेटा प्रोसेस साइकिल, इसमें क्या है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। इनपुट में क्या है, डेटा कलेक्शन है, डेटा प्रिपरेशन है और डेटा एंट्री है। प्रोसेसिंग में क्या होगा कि स्टोर होगा, रिट्रीव होगा, क्लासीफाई होगा, अपडेट होगा। एज आउटपुट क्या मिलेगा, रिपोर्ट मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा और प्रोसेसिंग सिस्टम भी मिल जाएगा। तो ये क्या है, स्टेप्स इन डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वही यहाँ मेंशन किया गया है। समझ में आ गया है डेटा प्रोसेसिंग सही से? आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम हम तोड़ तोड़ के आपको समझा रहे हैं, इससे तोड़ के कोई क्या ही समझाएगा आपको, है कि नहीं। अगला आपका टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर डेटा प्रोसेसिंग। जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है डेटा प्रोसेसिंग का उसके बारे में ये क्या कहता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप इसको समझ लीजिए, आपको आधा चीज समझ में ऐसे ही आ जाएगा। जो पहला आपका दिया हुआ है नंबर 1 है, वेबसाइट हैंडलिंग ऑनलाइन फिलिंग ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड जनरेटिंग एडमिट कार्ड। आप यही एग्जाम का फॉर्म भरे, जैसे बीपीएससी का ही फॉर्म भरे, तो उसके लिए क्या चाहिए रहेगा, उसके लिए आप सबसे पहले ये सब बेसिक चीजें जो आप फॉर्म में भरे होंगे, अपना नाम भरे होंगे, एड्रेस भरे होंगे, क्वालिफिकेशन, मार्क्स, मोबाइल नंबर, फोटो, सिग्नेचर, सेंटर चॉइस। बीपीएससी तो खैर सेंटर चॉइस नहीं देता, लेकिन नॉर्मल बात कर रहे हैं। ऑनलाइन फी पेमेंट किए होंगे, फिर किसकी जो हेल्प से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से हेल्प, नेट बैंकिंग या फिर अदर मोड ऑफ पेमेंट। ये हो गया आपका पहला बात, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन जिस समय किए होंगे, फॉर्म भरे होंगे, ये हो गई इनपुट की बात। प्रोसेसिंग में क्या होगा कि प्रोसेसिंग ऑफ फाइल इन डिटेल्स फॉर करेक्टनेस ऑफ डेटा रिसीव। बीपीएससी के पास डेटा ये रिसीव होगा, हम बीपीएससी के उदाहरण लेकर समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही एग्जाम के लिए तो आप पढ़ रहे हैं, उसी के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो एग्जाम्पल भी उसका ले लेंगे तो क्या हर्ज है उसमें। तो प्रोसेसिंग ऑफ फाइल्ड इन डिटेल्स फॉर करेक्टनेस ऑफ डेटा रिसीव्ड, एलिजिबिलिटी एज पर एडवर्टीजमेंट और नॉट, fee paid or not, photo and signature uploaded or not, then generate a roll number and add this applicant in the list of eligible candidates। देखिए जब उसके पास डेटा रिसीव होगा तो वो सब कुछ चेक करेगा कि जो डिटेल्स ये फिल किया है कैंडिडेट वो हमारे एडवर्टीजमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं, उसका एलिजिबिलिटी नहीं करेगा तो ऐसे रिजेक्ट कर देगा। वो सही से फीस पेमेंट किया है कि नहीं, फोटो सही अपलोड किया है कि नहीं, सिग्नेचर सही अपलोड किया है कि नहीं, अगर सब कुछ सही है तब वो रोल नंबर जनरेट करेगा और फिर जो कैंडिडेट है, जो एप्लीकेंट है, उसको एलिजिबल लिस्ट में ऐड कर देगा। तो ये बात हो गई प्रोसेसिंग की बैकएंड के। अब आउटपुट में क्या मिलेगा, जब आप डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड तो एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड मिलेगा स्पेसिफाइंग रोल नंबर, सेंटर एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट, जो भी टाइमिंग होगी एग्जाम की वो। ये समझ में आ गया सही से कहना क्या चाह रहा है। तो ठीक इसी तरह सेकंड नंबर एग्जांपल भी है, बैंक हैंडलिंग विड्रॉ ऑफ कैश थ्रू एटीएम। जो आप निकालने जाते हैं पैसा एटीएम के थ्रू, उसकी बात हो रही है। उसके लिए इनपुट में क्या हो जाएगा आपका, एटीएम पिन नंबर हो जाएगा, अकाउंट टाइप क्या है सेलेक्ट करना है आपको, अकाउंट नंबर, वही सब जो जनरल बातें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है जो एज अ इनपुट है। प्रोसेसिंग में क्या करेगा कि जो एटीएम मशीन है वो आपका पिन चेक करेगा कि सही भरा है कि नहीं, उसके बाद देखेगा कि इसके पास पैसा भी है या नहीं, कि बिना पैसा रखे ही निकालने चला आया पैसा।
अगर वो इस मामले में सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये सही अकाउंट है, यानी कि बैंक इसका जो भी है सही एग्जिस्टिंग है, वैलिड पिन डाला है, बैंक बैलेंस भी इसके पास है, उसके बाद क्या होगा कि देन डिडक्शन ऑफ अमाउंट फ्रॉम दैट अकाउंट एंड काउंटिंग ऑफ रुपीज एंड इनिशिएट प्रिंटिंग ऑफ रिसिप्ट। तब इस केस में क्या होगा कि आपके अकाउंट से जो भी आप एंटर करेंगे अमाउंट उतना पैसा कटेगा, उसके बाद फिर आप पैसा को काउंट करेंगे, है कि नहीं, पैसा काउंट होगा और जो प्रिंटिंग ऑफ रिसिप्ट है वो इनिशिएट होगा। आउटपुट में क्या होगा कि जो पैसा आपको मिल जाएगा, जो आप पैसा गिनते रहेंगे, प्रिंटेड रिसिप्ट मिल जाएगा और ट्रांजैक्शन डिटेल्स कि हाँ ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी है वो आपको मिल जाएगा। ठीक इसी तरह ये ट्रेन का भी है, ये तो आई डोंट थिंक समझाने की जरूरत है मुझे। जैसे आपको भी टिकट बुक करते हैं, टिकट बुक करेंगे तो जो जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट वो सब देंगे कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं। जब बुक करेंगे तो कितना टिकट बुक करना है, क्या नाम है, कौन सा आपको कोच चाहिए, क्लास क्या है, सब कुछ भरना पड़ेगा। बैकएंड में क्या होगा, यानी कि प्रोसेसिंग में क्या होगा कि जो लॉगिन डिटेल्स है वो आपका वो चेक करेगा, पेमेंट हुआ कि नहीं सो चेक करेगा। ठीक है, ये सब हो गया प्रोसेसिंग में, और फिर जब कुछ सब कुछ सही रहेगा तो पीएनआर अलॉट हो जाएगा। यहाँ तक अलॉटमेंट की बात हो गई प्रोसेसिंग में। और जब आपका फाइनल आउटपुट आएगा तो उस केस में क्या होगा कि जनरेटेड टिकट विथ बर्थ एंड कोच नंबर, जो टिकट जनरेट होगा उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा, आपका पीएनआर हो गया, कौन सा बर्थ है, कौन सा कोच है, सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा। तो ये हो जाएगा डेटा बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक आई थिंक नहीं होनी चाहिए आपको। तो अगला कह रहा है कि समराइजेशन मेथड आर अप्लाइड ऑन टेबुलर डेटा फॉर इट्स इजी कंप्रीहेंशन, कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर डेटा समराइजेशन आर बिलो। देखिए जो समराइजेशन मेथड होता है उसमें क्या होता है, वो यहाँ पे अप्लाई किया गया है टेबुलर डेटा के लिए, कम और आसान बनाने के लिए। तो जो इसका यूज्ड टेक्निक है उसका क्या नाम है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इकोनॉमिक्स का टर्म आपने सुना भी होगा, देखा जाए तो सुनने में लगा ना कि इकोनॉमिक्स का टर्म है, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैथ का टर्म। ठीक है, वो खुद आपको समझ में आगे आ जाएगा। देखिए अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट गिव्स अस सम आइडिया अबाउट डेटा। देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू होता है जो कि हमें डेटा के बारे में कुछ आइडिया प्रोवाइड करता है या फिर डेटा के बारे में कुछ आइडिया हमें बताता है। और जो तीन मोस्ट कॉमन मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी का वो क्या है, मीन है, मीडियन है और मोड है। क्या क्या है, मीन है, मीडियन है, मोड है। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किसका टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है। आपने मीन पढ़ा होगा, मीडियन पढ़ा होगा और मोड भी पढ़ा होगा, है कि नहीं। Instead of looking at each individual data values, we can calculate mean, median, mode of the data to get an idea about average, middle value and frequency of occurrence of a particular value respectively। ये तीनों के फंक्शन की बात कर रहा है। मीन का क्या मतलब है, मीन का मतलब है कि ये एवरेज निकालने का मतलब, एवरेज निकालेगा, एवरेज निकालना सही मतलब है ना मीन का। उसके बाद क्या है, मीडियन है, मीडियन क्या करेगा, जो मिडिल वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेगा। अब ये कैसे फाइंड आउट करेगा उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। और क्या है आपका मोड है, मोड क्या बताएगा, जो मोस्ट नंबर ऑफ रिपीटेटेड टर्म, मोस्ट नंबर ऑफ रिपीटेटेड टर्म है वो बता देगा, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ गया टर्म वो बताएगा कौन, मॉड। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मीन है। देखिए इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या है मीन, एवरेज है आपका। और एवरेज कैसे निकलता है सो तो आपको पता है, सम ऑफ टर्म्स बटा नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म या फिर जो भी वैल्यूज दिया हुआ है वो बटा नंबर ऑफ टर्म्स। इससे क्या निकल जाएगा, इससे एवरेज निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये तो पता ही होगा, ये सब बेसिक सी बातें हैं। वही यहाँ एग्जाम्पल दे दिया, कुछ लोगों का हाइट यहाँ पे दे दिया सेंटीमीटर में और बताना है इसका क्या, मीन बताना है, तो मीन यहाँ निकल गया। ठीक है, यही बात इसमें कहा गया, ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें एक पॉइंट और कहा गया कि मीन इज नॉट सुटेबल फॉर, नॉट अ सुटेबल चॉइस। मीन जो है सुटेबल चॉइस नहीं बताया जा रहा है। इफ देयर आर आउटलायर इन द डेटा, अगर डेटा में कुछ बाहरी चीजें हैं उस केस में। टू कैलकुलेट मीन द आउटलायर और एक्सट्रीम वैल्यू शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन डेटा। देखिए मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि आउटलायर या फिर जो एक्सट्रीम वैल्यू होता है उसको हटाया जाना चाहिए, किससे, जो डेटा दिया हुआ है उसमें, एंड देन कैलकुलेट मीन ऑफ रिमेनिंग डेटा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको
रिमेनिंग डेटा का मीन या एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद है आपका क्या, मीडियन। मीडियन क्या होता है, तो कंप्यूटेड फॉर अ सिंगल एट्रीब्यूट या वेरिएबल एट अ टाइम when all values are sorted in ascending or descending order, middle value is called median। देखिए कोई भी आपको डेटा दे दिया गया है तो उसको छांटना है किस में, या तो असेंडिंग के में या फिर डिसेंडिंग में। जब ये किसी एक कंडीशन पे छटा जाता है, सॉर्टेड हो जाता है, उसके बाद जो मिडिल वाला टर्म है ना, जो बीच वाला टर्म, उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। जो बीच वाला टर्म है उसको मीडियन बोलते हैं। व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, जब जो दिया हुआ लिस्ट में जो भी वैल्यूज वो ऑड है, उस समय क्या हो जाएगा, देन मीडियन इज द वैल्यू एट मिडिल पोजीशन। तो अगर ऑड में तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि टोटल 9 है तो 4 इधर है 4 इधर, बीच 1 है, तो ये मीडियन हो गया। लेकिन अगर इवन है तो क्या होगा, मान लीजिए कि 8 है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या है, जैसे 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8, अब 4 इधर और 4 इधर कर देंगे तो बीच में तो कुछ बचा नहीं। तो इस केस में क्या, ये दोनों का एवरेज निकालकर उसको मीडियन बनाया जाता है। वही कहा गया है कि देन मीडियन इज द एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज, यानी कि 4 और 5 9, 9/2, यानी कि 4.5 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। ठीक है, यही बात इसमें कही गई है और एक एग्जाम्पल के साथ भी इसको बताया गया है। यही है 85 90 जो भी है ये सब ले लिया है। ठीक है, जो भी हम आपको बताए हैं उसी का पूरा ये थ्योरी पार्ट में दिया हुआ है। अब देखिए तीसरा क्या है, मोड है। अब मोड किसको बोलते हैं, मोस्ट नंबर ऑफ रिपीटेटिंग टर्म, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, या फिर जो टेक्स्ट भी, इसमें टेक्स्ट भी चलता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हुआ है, 90 2 बार हुआ है, 110 3 बार हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, मोड 110 हो जाएगा। सिंपल इज दैट, 110 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। समझ में आ गया बात कैसे कैसे हो रहा है। सब कुछ थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको ये पता भी होगा, लेकिन फिर भी दिया हुआ है तो हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन हम एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे तो फिर टाइम भी खराब होगा उसमें। वही बात कहा गया इसमें मोड के बारे में जो भी हम बताए हैं आपको, कि वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इन द गिवन डेटा ऑफ एट्रीब्यूट कॉल्ड मोड। इट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू इन अ गिवन डेटा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी को मोड कहा जाता है। और कहा है कि मोड कैन बी फाउंड फॉर न्यूमेरिक एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक, यानी कि टेक्सचुअल डेटा का भी मोड निकलता है और न्यूमेरिक डेटा का तो निकलता ही निकलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। क्या है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ये क्या है, तो द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी रेफर्स टू द स्प्रेड और वेरिएशन ऑफ वैल्यूज अराउंड द मीन। सिंपली मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी किसको रेफर कर रहा है, स्प्रेड या वेरिएशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएशन या स्प्रेड जो हो रहा है वैल्यूज का मीन के अराउंड में, उसी को बोलते हैं क्या, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। और इसका दूसरा नाम क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे, क्या, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, दैट इंडिकेट्स डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी इन अ डेटा सेट। और ये क्या इंडिकेट करता है, डेटा सेट में डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, क्लियर है बात। मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी आर रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि दो इसका मेजर है जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन मेजर ऑफ क्या है, वेरिएबिलिटी है, क्या, रेंज है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको एसडी बोलेंगे शॉर्ट में। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंज के बारे में। तो आप सुनते होंगे रेंज, जैसे आप कोई फोन खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि मेरा रेंज है 10,000 से लेके और 15,000 तक। आप बोलते हैं दुकानदार को तो उसके बीच में वो फोन दिखाते हैं। तो ये होता क्या है रेंज, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा। तो इस केस में आपका रेंज कितना है, 5,000 का रेंज हो जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू है और 15 के मैक्सिमम वैल्यू है, तो रेंज कितना का है, आपके पास 5,000 का रेंज है, जो कि 10,000 से लेके 15,000 तक है। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मैंने आपको बता दिया है। रेंज कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर न्यूमेरिकल डेटा। अब स्ट्रिंग डेटा या फिर कोई भी टेक्सचुअल डेटा से आप कैसे निकालेंगे रेंज, तो ये सिंपल सी बात है और कॉमन सेंस वाली बात है कि जो रेंज निकलता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा का ही निकलता है।
और क्या है कि इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड टेल्स अबाउट कवरेज और स्प्रेड ऑफ डेटा वैल्यूज। देखिए ये क्या होता है रेंज, तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन है जो कि हमने ऊपर पढ़ा है, एंड ये बताता क्या है कि टेल्स अबाउट स्प्रेड ऑफ डेटा वैल्यूज, जो भी डेटा वैल्यूज स्प्रेड होता है उसके बारे में ये बताता है क्या, रेंज। जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल डिफरेंस इन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। कहीं आप काम कर रहे हैं और आपका कंपनी चाहेगा कि कुछ थोड़ा सा डेटा सर्वे करते हैं, और उसमें देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, तो रेंज को लेकर, तो रेंज को लेकर क्या है यहाँ पे, डिफरेंस इन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय है। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट हो गया, टॉय का प्राइस हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, रेंज में हो गया। रेंज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टू एक्सट्रीम वैल्यूज, एनी आउटलायर इन द डेटा बैडली इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। देखिए जो रेंज कैलकुलेट होता है वो दो एक्सट्रीम वैल्यू के बीच में होता है, और कोई भी आउटलायर अगर उसमें है तो वो डेटा का जो रिजल्ट है उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। समझ में आ गया बात। जैसे यहाँ पे कहा गया कि लेट एम बी द लार्जेस्ट और मैक्सिमम वैल्यू एंड एस इज द स्मॉलेस्ट और मिनिमम वैल्यू, तो उस केस में रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यू, जो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं। तो एम माइनस एस यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम की बात यहाँ पे हो रही है सिंपली। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। तो रेंज के बाद दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो इट रेफर्स टू डिफरेंस विद इन द ग्रुप और सेट ऑफ डेटा ऑफ वेरिएबल। देखिए सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रेफर कर रहा है डिफरेंसेस को, यानी कि अंतर को रेफर कर रहा है ग्रुप या डेटा सेट के अंदर के वेरिएबल्स। ठीक है, लाइक रेंज इट इज ऑल्सो मेजर्स द स्प्रेड ऑफ डेटा, और रेंज की तरह ये जो स्प्रेड ऑफ डेटा है उसको भी मेजर करता है। However, unlike range, which is only uses two extreme value in data, calculation of standard deviation consider all the given data। देखिए रेंज के केस में क्या था कि दो एक्सट्रीम वैल्यू डेटा को ही वो लेता था, जैसे हमने पढ़ा है यहाँ पे क्या m माइनस एस। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कंसिडर्स ऑल गिवन डेटा, जितने भी डेटा दिए हुए हैं सारे को कंसिडर किया जाता है। इसमें तो बीच वाले से मतलब ही नहीं है, सिर्फ दो एक्सट्रीम वैल्यू से मतलब है रेंज में। ठीक है, it is calculated as the positive square root of the average of square difference of each value from mean value of data। ये सिंपली क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है वो हम आगे समझेंगे। देखिए स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मींस डेटा आर लेस स्प्रेड। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कम है, स्मॉलर वैल्यू है वो, तो इसका क्या मतलब है कि डेटा कम स्प्रेड है। अगर लार्जर है तो क्या है कि डेटा ज्यादा स्प्रेड है, डेटा आर मोर स्प्रेड। जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको दे दिया है x1 x2 x3 x4 xn, और उसका मीन क्या दे दिया है, x बार दे दिया है। मीन कैसे डिनोट हो रहा है, x बार से हो रहा है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, इससे डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, जिसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। और सिग्मा इज इक्वल टू आपका होता है, ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है, ये होता है आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटा एन, और ये सिग्मा यानी कि समेशन की बात हो रही है। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे कहा गया है। इसका रूट अंडर बोला, रूट अंडर, इसका रूट अंडर। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले की। अब आइए कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें कहा गया कि लेट अस कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स दैट आर यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग मीन। 9 स्टूडेंट का करना है, जिसका यूज किसके लिए करना है, मीन कैलकुलेट करना है, और उसका हाइट दिया हुआ है। ठीक है, मीन को कैसे डिनोट कर रहे हैं, एक्स बार से, अल कैलकुलेटेड टू बी 101.33। ऑलरेडी आपको मीन प्रोवाइडेड है ये। सब्ट्रैक्ट ईच वैल्यू फ्रॉम मीन एंड टेक स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू, ये आगे हम समझाएंगे आपको। डिवाइडिंग द सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एंड टेकिंग इट्स स्क्वायर नॉट गिवन द स्टैंडर्ड डेविएशन इन डेटा। देखिए इसमें होता क्या है ना कि हाइट आपको दे दिया है, ये देखिए टेबल को देखिए, हाइट आपको दे दिया है, इसके बाद क्या किए, एक्स माइनस एक्स बार कर दिए। एक्स आपका हाइट है और एक्स बार क्या है, मीन है। तो अब मीन कितना दिया हुआ है, 101.33, उसमें से घटा दिए तो ये आप मिल गया। ठीक इसी तरह घटाते चलेगा सारे डेटा का। अब जो आया उसको स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करके जो वैल्यू आया सो आपके पास आ गया। अब देखिए n कितना था, 9 था, x बार निकल गया,
तो अब देखिए समेसन ऑफ एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार हो गया। अब उसका क्या करना है, आप समेसन स्क्वायर कर देना, तो कितना आ गया 938 आ गया। तो 938 था और बटा 9 करना है, तो कितना आ जाएगा 104.22 आ चुका है। अब इसका क्या करना है, रूट अंडर कर देना है। तो जैसे ही करेंगे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया है अच्छे से, समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने पूरा अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी है जो जिसका आप आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में देंगे, जिसमें पूछा गया है कि ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये कौन सा स्टेटिस्टिकल मेथड को चूज करना है वो आपको बताना है। ये स्टेटमेंट है तो बताना है कौन सा मेथड सुटेबल होगा। और आपके पास ऑप्शंस रहेंगे मीन, मीडियन, मोड, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये आपके लिए होमवर्क है, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि किसका आंसर क्या है। ठीक है, आप इसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 करके और आप आंसर दे सकते हैं इसका ऐसे इस फॉर्मेट में। क्लियर है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग टूल्स आर अवेलेबल फॉर इफिशिएंट एनालिसिस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। जो अलग अलग प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अवेलेबल होते हैं अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के लिए, जो बड़े अमाउंट ऑफ डेटा होते हैं, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होते हैं उसके लिए। और दीज टूल्स मेक यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल टेक्निक फॉर डेटा एनालिसिस। और ये सब जो टूल्स होते हैं वो स्टेटिस्टिकल टेक्निक को ही यूज करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, एंड वन सच प्रोग्रामिंग टूल इज पाइथन। और उसमें से ही एक टूल क्या है, हमारा पाइथन है। उसके पास रिच लाइब्रेरी भी है, ये सब भी हमने पढ़ा है, और स्पेशली बिल्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, तो समझ में आ गया अच्छे से पूरा। आई होप कि ये पूरा आपको जो डेटा का है, डेटा का अंडरस्टैंडिंग आपको सही से हो गया होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्या, अंडरस्टैंडिंग डेटा। तो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा डेटा का अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं समरी की। जो हमने पढ़ा है वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा क्या होता है, कि ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है दैट आर प्रोसेस टू जनरेट मीनिंगफुल रिजल्ट करता है। डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ये सब क्या है, आपका स्टोरेज डिवाइस है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इन्वॉल्व्स क्या क्या करता है, इनपुट होता है, उसमें स्टोरेज होता है और प्रोसेसिंग होता है। यानी कि पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, जो डेटा समराइजिंग होता है उसमें क्या होता है, ये यूज करता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक को इन रिवीलिंग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक है इसके लिए, डेटा समराइजेशन के लिए। मीन क्या होता है, एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो आपको मिड वैल्यू मिल रहा है वो है। मोड क्या है, जो टर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है वो है। रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि m माइनस एस जो हमने पढ़ा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि हमने पढ़ा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार पाई एन सिग्मा इज इक्वल टू, यही पढ़ा है ना, यही लिखा हुआ है, इसी को भाषा में लिखा हुआ है। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई तकलीफ परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन फिर भी पूरा पढ़ने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ रहा है पूरे चैप्टर में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज या कल से ही हम ट्राई कर रहे हैं कि दिन में 2 वीडियो लाने लगे, क्योंकि अब टाइम काफी कम है, मिक्स्ड क्वेश्चन भी करने हैं। और आप लोगों का डिमांड था कि पहले ये चैप्टर वाइज हो जाए एमसीक्यू, उसके बाद मिक्स्ड हो, तो वैसे ही हम करेंगे भी। तो या तो आज रात से ही, नहीं तो कल से फॉर श्योर 2 वीडियोस आना शुरू हो जाएगा। तो आप इसके लिए घबराइए मत, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और रेडी रहिए पूरे अच्छे से पढ़ाई के लिए। हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में जो होने वाली है इस चैप्टर की एमसीक्यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।